नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से आज करेंगे चर्चा। पहली खबर में आज दिल्ली की चुनाव तारीखों का कैलेंडर आपको दिखाएंगे। साथ ही उन मुद्दों को डिकोड करेंगे जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कॉमन दिखाई दे रहा है। चुनाव तारीखों की घोषणा के दिन सीएम आवास पर कैसे नई महाभारत छिड़ी, सीएम आतिशी ने क्या दावा किया और उस पर पीडब्ल्यूडी ने क्या जवाब दिया, दोनों की होगी चर्चा। तिब्बत में भीषण भूकंप ने जमकर तबाही मचाई है। क्या इसके पीछे चीन का सबसे बड़ा बांध है? ये साजिश है या संयोग? तथ्यों के साथ पूरी रिपोर्ट आपके सामने होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे होगी स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें आज आपको दिखाएंगे कैसे ये चुनाव है अरविंद केजरीवाल की अग्नि परीक्षा। लेकिन शुरुआत करते हैं भारत की बात की। सबसे पहले बात दिल्ली के चुनावी रण की, जहां आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो गई। इस खबर के लिए आप अपने पेन, डायरी या मोबाइल फोन साथ लेकर बैठिए, क्योंकि सबसे पहले हम आपको दिल्ली का चुनावी कैलेंडर दिखाने जा रहे हैं। अगर आप दिल्ली के वोटर हैं तो अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे सेव कर सकते हैं, ताकि अगर आपका कोई प्लान हो तो इसके मुताबिक उसमें फेरबदल किया जा सके और लोकतंत्र के पर्व यानी चुनाव में अपनी भागीदारी आप सुनिश्चित कर सकें। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 5 फरवरी को वोटिंग होगी। 8 फरवरी को वोटों की गिनती की जाएगी। चुनाव की तारीखों के बाद अब चुनाव के मुद्दों पर आते हैं, जो हमारी विश्लेषण का विषय है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चुनावी मुद्दे कमोबेश एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। दिल्ली की वोट वाली लड़ाई आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी दिख रही। ऐसे में दोनों दलों के बीच मुद्दे हड़पने की होड़ सी मची हुई है। ये मुद्दे कौन से हैं और इन मुद्दों का किस पार्टी को कितना फायदा हो सकता है, ये आपको आगे बताएंगे। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के वो अंश आपको सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने चुनाव की तारीखों का ब्यौरा देते हुए शायराना अंदाज के साथ चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है। आज जवाब तो बनता है। कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत है। आरोप और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं, झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी है। और अब बात उन कॉमन मुद्दों की जिनको लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे से आगे निकलने की लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं। इन मुद्दों के केंद्र में कुछ वर्ग हैं और कुछ वादे हैं, जैसे किसान, महिला, ऑटो वाले, कुली, पूर्वांचली और फ्रीबीज। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी भ्रष्टाचार को भी बड़ा मुद्दा बना रही है। वो शराब घोटाला और सीएम आवास पर करोड़ों की फिजूल खर्ची के बहाने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। इसी सीएम आवास को लेकर मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनाव तारीखों के ऐलान वाले दिन केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव घोषणा की एक रात पहले मुझे मेरे सरकारी आवास से बाहर निकाल दिया गया। ऐसा दूसरी बार किया गया है। मेरा आवंटन रद्द कर दिया गया है। 6 फ्लैग स्टाफ रोड वाला बंगला सीएम का आवास है, उसे छीन लिया गया। इस पर पीडब्ल्यूडी ने चिट्ठी लिखकर जवाब दिया। लिखा, उन्हें बेदखल नहीं किया गया, वो कभी वहां शिफ्ट हुई ही नहीं। 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगले के अलॉटमेंट का प्रस्ताव रद्द किया गया है। ये सीएम का आधिकारिक आवास नहीं है। आतिशी के दावों पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच नई सियासी जंग की शुरुआत हो गई। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। मुख्यमंत्री आवास को, मेरे सरकारी घर को मुझसे छीनकर वो दिल्ली वालों के काम रोक सकते हैं, तो उन्हें इस भ्रम में नहीं जीना चाहिए। जिसमें कोई नया व्यक्ति आता है तो पहले अलॉटमेंट होती है, फिर पोजीशन बाद में लेता है। अभी जो पहले रह रहे थे, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है, उनका पोजीशन से खाली करना और दूसरे को पोजीशन लेना एक प्रक्रिया है, उसको कर लेना चाहिए।
इसमें वो क्यों नहीं पालन कर रही हैं, हमारे लिए आश्चर्य की बात है। करप्शन से अलग दोनों के बीच एक कॉमन मुद्दा पूर्वांचली वोट बैंक को साधने का है। इसके लिए ऑटो वालों और कुलियों से संवाद कायम किया जा रहा है। माना जाता है कि ज्यादातर ऑटो वाले या कुली बिहार और पूर्वी यूपी से आते हैं। ऐसे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से इन वर्गों को जोड़ने का काम कर रही है। आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुलियों और ऑटो ड्राइवरों से मुलाकात की। उनकी समस्याओं को सुना और उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल भी ऑटो वालों से मुलाकात करते नजर आए थे। उनके लिए कई योजनाओं की घोषणा की थी। दरअसल जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने ऑटो वालों को अपनी वोट वाली ताकत बनाया है, ऑटो वालों के जरिए पूर्वांचलियों के वोट बैंक को साध कर रखा है, ठीक उसी तरह बीजेपी भी कुलियों और ऑटो ड्राइवरों के सहारे पूर्वांचली वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। क्योंकि दिल्ली के लगभग 2 से 3 लाख ऑटो वालों के परिवारों को आम आदमी पार्टी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में बीजेपी भी ऑटो वालों और कुलियों को साधकर आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल दाव को फ्लॉप करने की कोशिश में जुट गई। दिल्ली में अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर 3000 से ज्यादा कुली या सहायक हैं। यह आंकड़ा भले ही कम लगता हो, लेकिन भावनात्मक रूप से ये पूर्वांचलियों के बड़े वोट बैंक को हिट करता है। ऐसे में इनके जरिए बीजेपी ने दिल्ली के पूर्वांचली वोटर्स की सहानुभूति हासिल करने का दांव चला है। वोटरों को साधने की कवायद के बीच चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद सभी दलों की तरफ से अपनी अपनी जीत के दावों वाली जुबानी रेस शुरू हो गई। दिल्ली के लोग एक बार फिर से 5 फरवरी को डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स को ईमानदारी से लागू करने वाले ईमानदार और दूरदर्शी नेता केजरीवाल जी को चुनेंगे। ये चुनाव इस बार दिल्ली की जनता लड़ेगी। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के झूठ से परेशान है, अरविंद केजरीवाल के धोखे से परेशान है। केजरीवाल हार रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस चुनाव में तो हम लोग सरकार बनाएंगे। ये गाली गलौज पार्टी को इस बार दिल्ली वाले पहले की तरह एक करारा जवाब देंगे। 8 तारीख को कांग्रेस दिल्ली में एक बार फिर से मजबूत विकल्प बनकर उभरकर वापसी करने जा रही है। हमें भरोसा है कि दिल्ली के लोग काम करने वाली सरकार फिर से प्रचंड बहुमत से बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आइए एक बार फिर से मुद्दों पर लौटते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मुद्दों की लड़ाई काफी दिलचस्प होती जा रही है। कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी हर उस वर्ग को टारगेट कर रही है जहां से आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलने की संभावना है। बीजेपी किसानों को भी दिल्ली की चुनावी लड़ाई के केंद्र में लेकर आई। आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर दिल्ली के किसानों से मुलाकात की। दिल्ली के किसानों की समस्याओं को सुना और आम आदमी पार्टी की सरकार पर किसानों के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। किसान कार्ड के बहाने बीजेपी की नजर दिल्ली के करीब 10,765 किसानों पर है। यह आंकड़ा पीएम किसान सम्मान निधि के हवाले से सामने आया है। यही वजह है कि बीजेपी बार बार आम आदमी पार्टी पर किसान विरोधी होने का आरोप लगा रही है। किसानों के कल्याण की सारी योजनाओं से दिल्ली के किसान वंचित है। आपकी सरकार आपदा बनकर टूटी है किसानों पे। दिल्ली के चुनाव में फ्रीबीज या राजनीतिक रेवड़ियों का मुद्दा भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कॉमन नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी पहले ही दिल्ली वालों को मुफ्त की योजनाओं का लाभ दे रही है। ऐसी कई नई योजनाओं का ऐलान भी कर चुकी है। बीजेपी भी कह रही है कि सरकार बनने पर बिजली, पानी जैसी मुफ्त की योजनाएं जारी रखी जाएंगी। बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट कोई अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी की योजना नहीं है, सरकार की योजना है। हम इनको लागू रखने वाले हैं। इसके अलावा दोनों ही पार्टियां महिलाओं पर विशेष फोकस कर रही हैं। दोनों के वादे और योजनाओं के केंद्र में महिलाएं सबसे ऊपर हैं। मुद्दों की इस लड़ाई के बीच आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया। इसे फिर लाएंगे केजरीवाल का नाम दिया। केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। दूसरी तरफ बीजेपी ने इसका जवाब दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए वाले इलेक्शन सॉन्ग से दिया। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। एक हमारे देश की पार्टी है गाली गलौज पार्टी। मैं जानता हूँ उन्हें भी गाना पसंद आएगा। वो भी अगर चाहें तो अपने घर में कमरा बंद करके अंदर से इसको
इसको गाने को चला सकते हैं और उस पर थिरक सकते हैं। फिर लाएंगे केजरीवाल, ये कैंपेन सॉन्ग जो लॉन्च किया गया है आम आदमी पार्टी की ओर से। वो शायद गलती से लिख दिया है, वो लिखा है उसमें तिहाड़ जेल के बाहर एक बैनर लगा हुआ है कि फिर जाएंगे केजरीवाल, अंततः उनको तिहाड़ ही जाना है। सवाल ये है कि एक जैसे मुद्दों की जंग के बीच दिल्ली का चुनावी रण आखिर कौन जीतेगा। तो जिस सवाल के साथ हमारी रिपोर्ट का अंत हुआ कि दिल्ली की चुनावी जंग कौन जीतेगा, अब उसी सवाल का जवाब आपको देते हैं। ये जवाब हमने दफ्तर की टेबल पर बैठकर तैयार नहीं किया है, बल्कि इसके लिए दिल्ली वालों की राय को शो में शामिल किया है। सुनिए किसकी सरकार बना रहे हैं दिल्ली वाले। मैं तो कहता हूं कि सरकार तो इस बार बीजेपी की आनी चाहिए। अगर मनीष सिसोदिया जी को मौका दिया तो एक बार बीजेपी को भी देना चाहिए। सरकार आम आदमी पार्टी की आएगी। अभी तो फिलहाल आम आदमी पार्टी का बनेगा, थोड़ा बहुत सहूलियत दिया है सबको। हम तो ये चाहते हैं कि हमने कांग्रेस भी देख लिया, उसके बाद जो है ये झाड़ू आ गई। इन्होंने कहा जी हम गरीब है, आज देख लो इनके शान और शौकन देखो, इसलिए हम इनको हम नहीं चाहते हैं। हानि तो केजरीवाल की चाहिए, बोले हुए हैं, फिर भी एक बार और चांस देंगे। बहुत टफ फाइट है इस बार। अगर 5-7% कांग्रेस ने काट लिया तो आम आदमी के लिए टफ है। इस बार केजरीवाल जी ही आएंगे। जो वो वुमेन स्कीम निकाली है उसके बारे में भी बहुत चर्चा हो रही है। बिजली पानी से सारा काम नहीं होता। केजरीवाल को टाइम मिल गया 10 साल का, उसने करा क्या? झगड़ा तो तीनों में ही चल रहा है। वो कहते हैं 2100 देंगे, वो कहते हैं हम ये देंगे, कांग्रेस कह रही है 2500 देंगे। अब लोग किसकी बातों में आएंगे देखना है। आइए भारत की बात में अब चर्चा तिब्बत में आए विनाशकारी भूकंप की करते हैं। भूकंप की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं कि कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है, क्योंकि शक की सुइयां पड़ोसी मुल्क चीन की ओर घूम रही है। सवाल ये कि क्या तिब्बत में आया भूकंप चीन की गलती है? क्या तिब्बत में चीन के निर्माण की वजह से भूकंप आया? क्या चीन विकास के फॉर्मूले के नाम पर दुनिया के लिए विनाश की स्क्रिप्ट लिख रहा है? ये तमाम सवाल है। तिब्बत में आए भूकंप से जुड़े इन सारे सवालों का हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले आपको तिब्बत में आए भूकंप से जुड़ी तस्वीरें दिखाते हैं। वो तस्वीरें जिनकी वजह से चीन एक बार फिर सारी दुनिया के निशाने पर है। तिब्बत में आज सुबह 4 घंटे के भीतर भूकंप के 9 झटके लगे। सुबह 6:35 पर पहला भूकंप आया, जिसने तिब्बत में शिगात्से के डिंगरी काउंटी में भयंकर तबाही मचाई। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.1 आंकी गई। इतने तेज भूकंप से शिगात्से से लेकर आसपास के इलाकों की तमाम इमारतें ढह गई, जिनके नीचे दबकर 125 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 180 से ज्यादा घायल हैं। नेपाल में 2015 के बाद से हिमालय के क्षेत्र में पहली बार इतना विनाशकारी भूकंप आया है, जिसके झटके भारत, नेपाल, चीन, भूटान से लेकर बांग्लादेश तक महसूस किए गए। तो तिब्बत की डरा देने वाली तस्वीरें आप सभी ने देखी। अब बात उन सवालों की करते हैं जिनकी वजह से तिब्बत में आए भूकंप के पीछे चीन की हरकतों को जिम्मेदार माना जा रहा है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि तिब्बत में आए भूकंप की वजह इस इलाके में बन रहा चीन का सबसे बड़ा बांध हो सकता है। वो बांध जो तिब्बत की यारलुंग जांगबो नदी पर प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि प्रस्तावित नया बांध चीन में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 3 गॉर्जेस से भी 3 गुना बड़ा होगा। इससे जुड़ी तमाम जानकारियां, खतरे और आशंकाओं के बारे में हमने आपको 27 दिसंबर को अपने कार्यक्रम में तमाम जानकारी आपके साथ साझा की। अब तिब्बत में आए भूकंप से उन्हीं आशंकाओं को एक बार फिर से बल मिलता दिख रहा है। आपको ये पूरी कहानी समझाने के लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। तिब्बत में शिगात्से का डिंगरी काउंटी क्षेत्र, यहीं पर भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। तिब्बत के शिगात्से से ही यारलुंग जांगबो नदी निकलती है। ये वही नदी है जिस पर चीन ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बनाने का ऐलान किया है। यही यारलुंग जांगबो नदी अरुणाचल प्रदेश में आकर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है।
चीन तिब्बत के जिस हिस्से में दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाना चाहता है वो पहले से ही भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। जानकार मानते हैं कि भूकंप प्रभावित क्षेत्र में कोई भी भारी भरकम निर्माण उस क्षेत्र में बड़े भूकंपों की वजह बन सकता है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि चीन जिस हिस्से में बांध के निर्माण की बात कह रहा है, हो सकता है कि दुनिया भर से उठ रही आशंकाओं पर जवाब देने से बचने के लिए उसने वहां पर चुपचाप बांध के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी हो और तिब्बत में मौजूदा 7.1 तीव्रता का भूकंप उसी निर्माण कार्य का रिएक्शन हो। वाकई ही ये डेंजरस है, वाकई ना बहुत खतरनाक है और उन लोग को नहीं बांधना चाहिए। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी इतना आता है वो बात मत पूछो, और उसका बहुत फोर्स है सब नदियों में, तो ये नहीं करना चाहिए, ये छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। चीन की हरकतों से भूकंप आने की आशंकाओं के पीछे है 2010 में आई चीन सरकार की ही एक भरोसेमंद रिपोर्ट। ये रिपोर्ट चीन के भूकंप डिपार्टमेंट ने जारी की है, जिसमें कहा गया है कि चीन के हुबई में 3 गॉर्जेस डैम की वजह से 2003 से लेकर 2009 तक करीब 3400 भूकंप आए और भूकंप आने का खतरा 30 गुना तक बढ़ गया। रिपोर्ट में आगे कहा गया 3 गॉर्जेस डैम की वजह से आसपास के हिस्से में हर महीने आने वाले भूकंपों में भी 7 से 8 गुना बढ़ोतरी हो गई। 3 गॉर्जेस डैम 2003 में बनना शुरू हुआ था और उसी के बाद से उस क्षेत्र में भूकंप की संख्या तेजी से बढ़ गई। यानी जैसे ही हुबई में विशालकाय 3 गॉर्जेस डैम बनना शुरू हुआ था, भूकंप प्रभावित हुबई के उस हिस्से में भूकंप की संख्या अचानक बढ़ गई और कई बड़े भूकंप भी आए। अब चीन ने तिब्बत के 3 गॉर्जेस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से 3 गुने बड़े बांध का ऐलान किया है। उस ऐलान के कुछ ही दिनों के भीतर तिब्बत में भयंकर भूकंप आ गया। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि चीन ने गुपचुप नए बांध का निर्माण शुरू कर दिया है और भारत से लेकर दूसरे पड़ोसी देशों की आपत्तियों से बचने के लिए वो अभी उसका खुलासा नहीं कर रहा। दुनिया भर के जियोलॉजिस्ट और वैज्ञानिक चीन के नए बांध पर सवाल उठा रहे हैं और इसकी वजह है 3 गॉर्जेस डैम के कुछ चौंकाने वाले आंकड़े। 3 गॉर्जेस डैम को दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहा जाता है। ये बांध करीब 2300 मीटर लंबा है और 185 मीटर ऊंचा है। इस बांध को चाइनीज इंजीनियरिंग का नायाब नमूना माना जाता है। ऐसे में सोचिए, अगर नया बांध 3 गॉर्जेस से भी 3 गुना ज्यादा बड़ा होगा तो उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी। जानकारों के मुताबिक 3 गॉर्जेस डैम के चलते धरती की अपनी धुरी पर घूमने की गति कम हो गई है। इस बांध में 42 बिलियन टन से ज्यादा पानी है। एक जगह पर इतने वजन से धरती पर दिन थोड़े लंबे हो गए हैं। इतना ही नहीं, जानकारी ये भी है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी अपनी जगह से 2-2 सेंटीमीटर खिसक गए हैं। बांध के भूकंप प्रभावित हिस्से में बनने की वजह से आसपास के क्षेत्रों में भूकंप और भूस्खलन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में सोचिए, ब्रह्मपुत्र पर प्रस्तावित नया बांध 3 गॉर्जेस से भी 3 गुना ज्यादा बड़ा होगा। उससे दुनिया को कितना नुकसान हो सकता है। अगर सीधे तौर पर भारत की बात करें तो भारत के बेहद नजदीक विशालकाय बांध बना लेने से भारत आने वाले ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को चीन बांध के जरिए नियंत्रित कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। चीन इसे कूटनीतिक हथियार की तरह भी इस्तेमाल कर सकता है। इससे पूर्वोत्तर राज्यों की जल आपूर्ति, सिंचाई और बिजली उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है। तनाव के समय चीन ब्रह्मपुत्र के पानी के प्रवाह पर असर भी डाल सकता है और विशालकाय बांध के जरिए बड़ी मात्रा में पानी भी छोड़ सकता है। इसका सीधा असर पूर्वोत्तर में विनाशकारी बाढ़ के रूप में देखने को मिल सकता है। जानकार, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि चीन की मंशा कहीं न कहीं दक्षिण एशिया की जल शक्ति पर अधिकार की है और नए बांध की भूमिका उसी मंशा का भी एक विस्तार माना जा सकता है। भारत ने इस मसले पर चीन के सामने चिंता व्यक्त की थी। इसके अलावा अमेरिका से भी चीन के नए बांध पर भारत ने चर्चा की है। इन सब के बीच चीन की दलील है कि पूरे रिसर्च के बाद ही बांध की प्लानिंग की गई है और बांध की वजह से भारत और बांग्लादेश पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन चीन के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कह सकते हैं कि उस पर भरोसा करना आसान बिल्कुल भी नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।